सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रैमपुल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कुछ अलग जो कि इस चैनल पे अभी तक आपने नहीं देखा होगा। अभी तक हम मेनली जो चीजें कवर करते रहे इस चैनल पे वो सीयूईटी पीजी एलएलबी से रिलेटेड चीजें कवर करते रहे हैं, उसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, उसके प्रिपरेशन कैसे करने हैं, इन सारे टिप्स एंड उसके बाद से पीवाईक्यूज के आंसर कीज, फिर कुछ जीके एंड जीएस के एमसीक्यूज, फिर मैथ्स एंड रीजनिंग की चीजें। बट आज हम डिस्कस कर रहे होंगे एमए इन सोशियोलॉजी में कैसे एडमिशन लेना होगा। सीयूईटी पीजी में अगर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से अपीयर होना चाहते हैं तो क्या कुछ आपके स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे बीएचयू या फिर डीयू या फिर जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिल पाएंगे। सो वेलकम नंदनी ऑन आवर प्लेटफॉर्म। द माइक इज योर्स। बाकी ब्रीफली अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए फिर हम आगे आपके स्ट्रेटजी पे बात करेंगे और कुछ और भी चीजें हैं जिसके बारे में आगे आपको पता चलेगा। सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो। Okay, hello everyone. Welcome to the channel. I hope everyone is doing well. Myself Nandini Singh. एक्चुअली सीयूईटी पीजी के लिए मैंने भी अपनी तैयारी की थी 2024 में और मैंने जैसे कि अपना क्रैक किया था बीएचयू मेन कैंपस के लिए और मैं अभी भी वहां से अपना एमए परस्यू कर रही हूँ। तो जैसे कि सोशियोलॉजी कोई एक थ्योरी जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि एक थ्योरी है सिर्फ थिंकर बेस्ड है बट सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट सोसाइटी पावर इनइक्वालिटी कल्चर एंड एवरीडे लाइफ के बारे में बात करता है। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन सोचते हैं कि बहुत कंफ्यूजिंग होगा वास्ट होगा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होगा लेकिन इस चैनल पे मेरा आने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिखाऊं कितना ये सिंपल हो सकता है उसे मैं बता सकूं और एग्जाम ओरिएंटेड होगा। मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि मैं स्मार्ट स्टडी के साथ स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताना चाहती हूँ जिससे कि मैं अपने नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सभी को बता पाऊँ। तो आगे मैं यही बताना चाहूंगी कि क्या इस चैनल के थ्रू मैं क्या क्या चीजें प्रोवाइड करूंगी सीयूटी के पर्पस के लिए कि जो बेसिकली कॉमन हर एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है जैसे कि बहुत सारे थिंकर हैं देयर आर टू मेनी थिंकर्स। कंफ्यूजिंग होता है कि कितने सिमिलर टॉपिक्स हैं कॉन्सेप्ट्स हैं और लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस नहीं पा पाते सीयूटी पीजी के कि कैसा क्या पैटर्न होगा किस एरिया पे या किस यूनिट पे सबसे ज्यादा हमें फोकस करना होगा। डिफिकल्टीज आती है कि एमसीक्यूज पैटर्न कैसे होंगे, कितने ईयर्स के पीवाईक्यू देखने होंगे अगर जो बहुत बिगनर भी होगा इस सब्जेक्ट के लिए। मैं खुद भी एज अ स्टूडेंट जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे पास भी ऐसी कोई सच गाइडेंस नहीं थी। तो मैं भी एक लैक ऑफ गाइडेंस के बेसिस पे एक सेल्फ स्टडी के साथ अपने एक्सपीरियंस को इस चैनल के थ्रू करूंगी जिससे कि अभी 2 महीने स्ट्रेट 2 महीने बचे हुए हैं, मार्च में पेपर एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उस हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी कि अगर एक बिगनर भी चालू कर रहा होगा तो वो भी कैसे अपने जो भी ड्रीम कॉलेजेस हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसके लिए क्रैक कर ले जाएगा कि क्योंकि मैं सीयूईटी के एनटीए के सिलेबस को और इसके एग्जाम पैटर्न को बहुत क्लोजली देखते आ रही हूँ कि इनका ट्रेंड और क्या पैटर्न रह रहा है एग्जाम पैटर्न। तो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एमसीक्यूज और एनी थिंकर्स तो वो मैं सब चीज इसको यहाँ पे क्लियर करूंगी और मेरे थोड़े कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि मैं बिल्कुल ही स्ट्रेट रखना चाहती हूँ कि मेरे ये होगा कि स्ट्रांग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दूंगी। थिंकर्स से मेरी स्टार्टिंग होगी कि क्या थिंकर्स हैं कितने हैं। एज पर द सिलेबस थिंकर्स मेंशन नहीं किए गए हैं लेकिन क्वेश्चन बुक्स से उसके क्रोनोलॉजिकली थिंकर्स से रिलेटेड ये सारी चीजें बहुत पूछती हैं। तो मैं मेरा स्टार्ट ही होगा कि मैं थिंकर से अपनी स्टार्टिंग करूं यहाँ पे और 5 to 10 ईयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगी जिससे क्वेश्चंस ये पता चल सकता है कि पैटर्न क्या आते हैं। और सबसे ज्यादा एनटीए का ये देखा गया है कि वो लॉजिकली बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप लॉजिकली बेस्ड क्वेश्चन इस चैनल के थ्रू मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ और मैं चाहती हूँ कि लोगों के वैल्यूएबल फीडबैक भी आए। अगर कोई प्रॉब्लम भी होगा तो उससे रिलेटेड भी मैं चीजों को ठीक करूंगी और पैनिक नहीं करना है इस सिचुएशन में। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करे इंसान, खुद पे सेल्फ बिलीव रखे और अगर कोई चाहेगा तो मैं अपने आने वाले वीडियोस में भी सिलेबस का एक एक यूनिट भी बता सकती हूँ कि कौन से यूनिट कौन सी टॉपिक एग्जाम पर्पसली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली मैं इसी चीज के लिए आगे अपना करना चाहती हूँ, वीडियोस लाना चाहती हूँ। नंदनी एक बात, जो कुछ ब्रीफ की चीजें हैं, लाइक अभी आपने कहा कि कुछ लोग चाहेंगे तो हम वीडियो जो होगा वो टॉपिक वाइज यानी यूनिट वाइज बाइफरकेशन करके उसको एक्सप्लेन भी कर हम्म, देंगे। तो वो आई विल हम्म, रिक्वेस्ट कि आपको वो रिकॉर्ड करना ही चाहिए और लोगों तक पहुंचना हम्म, चाहिए स्टूडेंट्स को। ये एक मेरी रिक्वेस्ट है, आई होप यू विल एक्सेप्ट इट। बाकी कुछ चीजें हैं, लाइक क्या पेपर कोड है, कुछ ऐसे भी डाउट्स हैं जो फॉर्म तो ऑलमोस्ट लोग फिल कर रहे होंगे, कुछ अभी भी होंगे जो बहुत नए होंगे। तो पेपर कोड क्या है,
ये बेसिक सी बातें हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे अगले, जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे सिलेबस तो उसमें आप बता दीजिएगा कि पेपर कोड क्या है, हम्म क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जिनका यूजी में यानी ग्रेजुएशन में कोई बैकग्राउंड नहीं होती सोशियोलॉजी की, वो भी आना चाहते हैं, जैसे जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज को हम्म टारगेट करते हैं। तो ऐसे लोग भी हम्म आते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि उनको पता रहे पेपर कोड क्या है। पैटर्न सबको पता होगा, 75 क्वेश्चन आर देयर। एक क्वेश्चन हम्म होता है वो 4 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स विल बी देयर। सो एक जैसे ही मार्क्स का सीन हमारे माइंड में आता है, एक बात बहुत क्लिक करती है, वो ये होती है कि व्हाट शुड बी सेफ स्कोर, कितना टारगेट लेके चलना ही चाहिए एक एस्पिरेंट को, कि बीएचयू या फिर डीयू या किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर टारगेट कर रहा होगा, तो एक लेवल होता है जिस लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, हम्म। तो वहां पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में अगर आप बैठते हैं, अपीयर होते हैं, तो आपका एडमिशन मिल जाए। व्हाट शुड बी द सेफ स्कोर? सबसे पहले पेपर कोड की बात की गई है तो सोशियोलॉजी का पेपर कोड है HUQ 22 एक तरह से ले तो। और जैसा कि आपने बताया कि पेपर का पैटर्न है 1/4 का, अगर मैं लेके चलूँ तो एक क्वेश्चन सही होने पे 4 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत होने पे माइनस मार्किंग होगी इसमें, -1 की। मतलब अगर क्वेश्चन एक सही हुआ, अगर दूसरा गलत हुआ तो सही में से आपका एक नंबर डिडक्ट हो जाएगा, 4 में से एक आपके गलत हो जाएंगे। तो बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस भी लगाना होता है। 75 ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी लगा के आ सक जाएंगे। तो सेफर साइड 300 में से, टोटल तो 300 का होता है, सेफर साइड आप हमेशा ट्राई करें कि कट ऑफ तो हर बार का है कि अगर हम 4-5 साल का, वो हमारे पे डिपेंड नहीं होता है। तो मैं कहूंगी कि 250 या टारगेट तो 250 ही रखना चाहिए, कि अगर आपको बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी लेनी है जेएनयू जैसे 250, 245, 255, क्योंकि कट ऑफ हमारे पे डिपेंड है नहीं, एग्जाम के लेवल ऑफ की क्या है, पेपर लेवल उसका। अगर टफ है तो भाई माइनस मार्किंग में भी सब सोचेगा, और मॉडरेट है तो उसमें भी कट ऑफ आपकी बहुत हाई नहीं जाएगी, और इजी है तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कि उस पर तो बहुत हाई चली जाएगी। तो अपना सेफर साइड चलना चाहिए कि कितना हम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 60 एबव क्वेश्चंस लगाए जितना हो सके, और कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ चले। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब सारे चीजों पे बात करूंगी कि क्वेश्चन को किस लेवल से लगाने चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना अटेम्प्ट करे, कितना नहीं करे। सारे प्रोज एंड कॉन्स को भी रखूंगी, क्या मेरे साइड से भी प्रॉब्लम्स थी जब मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही थी तो। ये बात रही कट ऑफ के बारे में, तो अगर आप 200 प्लस मार्क्स लाते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगा। बीएचयू, डीयू या फिर जेएनयू के तो कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रहती है, बट अगर 220 के हम्म आसपास अगर आप आते हैं, तो बीएचयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे। बट हम्म इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड, हमेशा कहा जाता है कि जितने ज्यादा मार्क्स आप टारगेट करेंगे, तो कई बार आप उससे थोड़ा भी नीचे कर रहते हैं, तो आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो ये रही हम्म कट ऑफ के बारे में डिटेल्स। बाकी कुछ और भी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एमए इन सोशियोलॉजी, जब भी आप बात करते हैं, तो हमें लगता है सोसाइटी के बारे में चीजें होंगी। फिर एक माइंड में आता है कि बहुत कॉमन सेंसिकल पेपर है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स इस एग्जाम में बैठते हैं जिनको लगता है कि यार सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है, सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हैं, एमए सोशियोलॉजी में बैठ जाते हैं। सो व्हाट शुड बी द कॉशन, क्या कुछ कॉशन माइंड में रखना चाहिए, इस पेपर को बहुत कॉमन सेंसिकल अप्रोच से नहीं लेना चाहिए? इस पे क्या कुछ कहना होगा? क्योंकि बिकॉज थियरीज आर नॉट ऑलवेज कॉमन सेंसिकल, वो तो जो अथॉरिटीज ने बोला है, जो थिंकर्स ने बोला है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगी। तो इस बात हम्म। पे क्या व्यू पॉइंट आपका होगा, कि क्या सजेशन होगी स्टूडेंट्स के लिए? आई बिलीव कि इसमें ये है कि आप जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाए सोशियोलॉजी में, नो डाउट सबसे पहला ही क्वेश्चन सोशियोलॉजी में आता है कि ये कॉमन सेंस से कितना परे है। सोशियोलॉजी, अगर एक बात उठती है कि हम एक जो हम सोचते हैं, वो नॉर्मल लोग भी बिना पढ़े भी सोशियोलॉजी में वो चीज सोच सकते हैं। बट यहाँ पे एज अ सोशियोलॉजिस्ट स्टूडेंट की बात की जाए तो हम चीजों के साइंटिफिक में जाते हैं, इन डेप्थ पढ़ाई करते हैं कि कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं, उसको मेमोराइज नहीं कर रहे हैं। अब वही मैंने बताया कि एनटीए का एक पैटर्न है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से नहीं पूछते हैं, वो लॉजिकली पूछते हैं कि आपकी कॉग्निटिव लेवल कितनी है थिंकिंग की, सोचने की, कि आप किस हद तक समझ रहे हैं सोसाइटी को, किस हद तक डील कर पाएंगे क्वेश्चंस के साथ या प्रॉब्लम्स के साथ। तो ऐसा है नहीं कि आप बस अपनी कॉमन सेंस की नॉलेज ले जाएंगे और क्वेश्चन लगा के आ जाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि थिंकर्स एक कॉमन इंसान पढ़ के बैठता है, बट एक चीज तो है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ ही आप थिंकर्स भी लगा सकते हैं या चीजों पे बैठ सकते हैं अगर इन डेप्थ स्टडी है, क्योंकि ये मेमोराइज करने की चीज ही नहीं है, ये आपकी जितनी अच्छी पावर सोचने समझने की है। ये तो बात रही कि कॉमन सेंसिकल अप्रोच नहीं, जबकि अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना होगा, तो ये पेपर आराम से क्लियर किया जा सकता है।
कुछ चीजें और भी हैं जिनका हमें मतलब बिल्कुल क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। सोशियोलॉजी जब आप एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे भी स्टूडेंट्स बैठते हैं जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं है। इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जिनकी रैंकिंग अच्छी नहीं है, ऐसे भी इंडिया की ये फैक्ट है कि बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे अभी भी रेगुलर क्लासेस नहीं होती। ये बहुत हार्ड फैक्ट है इंडिया के बारे में आज भी। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे क्लासेस नहीं होता, सिर्फ एग्जाम होता है, सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। वैसे स्टूडेंट्स भी कई बार होता है कि अंडर ग्रेजुएशन के बाद वो चाहते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीजी करने के लिए। तो उनके लिए भी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि उनके बेसिक्स बहुत क्लियर नहीं। दूसरी बात क्या है कि वो खुद से भी कर सकते हैं, बट व्हाट विल बी हेल्प फ्रॉम योर साइड, ये आप बताएंगे। दूसरा ये होगा कि सब कुछ होने के बावजूद अगर हम जब भी सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट परस्यू करेंगे तो ये हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि क्या कुछ स्कोप्स भी होंगे। मैं आसान कर देता हूँ। पहली चीज कि जो अंडर प्रिविलेज कॉलेज से पढ़ के स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और दूसरा है कि ब्रीफली स्कोप क्या है। ये दो क्वेश्चन होंगे। तो सही बात है कि जो बहुत अच्छे स्टेट यूनिवर्सिटी से नहीं है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो अपना ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, उनके लिए अगर उनको परस्यू करना है अपने मास्टर्स के लिए, तो बेस्ट तरीका यही है कि आप अपनी चीजों के लिए आप अपनी ड्रीम्स को, अपनी गोल्स को लेके कितने दिमाग में सेट हैं कि अगर मुझे मास्टर्स करना है इस सब्जेक्ट में, अगर सोशियोलॉजी से ही करना है, तो अपने दिमाग में लेके चलना है कि उस हिसाब की प्रिपरेशन रखनी है। और कहीं ना कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना, बीएचयू, जेएनयू, डीयू जैसे कॉलेजेस में, वो एक अपने ही हिसाब से पर्क है, क्योंकि वहां पे हम एक अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लाइक माइंडेड पीपल से मिलते हैं कि जो इसी चीज को परस्यू कर रहे हैं। बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलती है इस सब्जेक्ट के अलावा। सिर्फ कोर्स स्टडी नहीं करते हैं, कोर्स स्टडी के अलावा भी हमें बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं। जैसे कि आपके रिसर्च से रिलेटेड चीजें आप सीखते हैं कि अगर आपको कल को पीएचडी करनी होगी तो उससे रिलेटेड आप सिर्फ यहाँ पढ़ाई नहीं करवाई जा रही कि सोशियोलॉजी, आपको जो भी बेसिक पढ़ना होगा आप तो अपने कोर्स वर्क में मास्टर्स में भी पढ़ेंगे 1 साल तक के लिए, या ग्रेजुएशन में जिनके सब्जेक्ट होंगे वो भी पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको उस लेवल तक की पढ़ाई कराई जाएगी कि जिससे आप अपने पीएचडी में भी एक कॉन्फिडेंट पाए कि आप पीएचडी भी परस्यू करने जा रहे हैं, तो आपको उस लेवल का दिमाग में है कि हमें रिसर्च के थ्रू कहाँ कहाँ जाना है। तो ये मोटिव रहता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पढ़ने का, और इनकी रेगुलर क्लासेस हैं, प्रोफेसर भी उस हिसाब के हैं कि जो उनकी भी तैयारी जो रहती है, वो खुद भी एक आईआईटीएन रहते हैं, पीएचडी हैं, एमफिल हैं, ये लोग भी आके आपको पढ़ाते हैं, तो वो तो इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी पर्सनैलिटी पे पूरा एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस चैनल के थ्रू मैं यही अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत से चैनल्स होंगे जो सोशियोलॉजी के लिए पढ़ा रहे होंगे, कर रहे होंगे, लेकिन मैं एकदम ग्राउंड रियलिटी और अपने एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे वीडियोस रखूंगी कि मुझे कोई नोट्स में बल्कि नोट्स नहीं रखने कि बहुत सारे मटेरियल्स दे दूं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं खो दूं। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, क्रिस्प नोट्स के साथ मैं बताऊंगी कि कौन सी हाईलाइटेड पॉइंट है जो आपके फर्दर सीयूईटी के अलावा भी अगर किसी को पीएचडी या कोई भी एग्जाम देना हो यूजीसी नेट का, तो वो भी आराम से कॉन्फिडेंट के साथ दे सकता हो अगर अपने अंदर ये चीज रखा है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का एक अपना अलग ही बात होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत ब्रीफली ये क्वेश्चन छूट रहा है जब स्कोप के बारे में बात कर रहे थे, बस इस पे आते हैं कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस अभी भी हैं जहाँ के बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं बट दे आर अंडर प्रिविलेज, बिकॉज कॉलेज में क्लासेस रेगुलर नहीं हुई, प्रोफेसर से इंटरेक्शन नहीं हुआ, स्कोप के बारे में बहुत कुछ पता नहीं चल पाया। सो सोशियोलॉजी में स्कोप क्या कुछ दिखता है ब्रीफली, फिर और भी क्वेश्चन टेकअप करें। हाँ, स्कोप, मैं अगर स्कोप की बात करूँ सोशियोलॉजी से, तो बहुत सारी इस सब्जेक्ट का स्कोप बहुत है। अगर मैं बात करूँ इस सब्जेक्ट से स्कोप पे, अगर आपको जाना हो तो काफी स्कोप है। आप रिसर्च से जा सकते हैं, आप अपनी पीएचडी परस्यू कर सकते हैं, आपको किसी भी फील्ड में अगर जाना हो आज के टाइम में, आप किसी एनजीओ से रिलेटेड काम कर सकते हैं। और अगर रही बात कॉलेजेस में, तो कॉलेजेस में हमें दिखाया जाता है कि सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि एक लेवल का आपका प्रेजेंटेशन है, आपके डिसर्टेशंस हैं, आपका एक पीएचडी के लिए आपको तैयार करवाया जाता है कि आप एज अ स्टूडेंट, मास्टर स्टूडेंट होने के बाद आप एक पीएचडी के लिए भी आप कैसे हो सकते हैं कि कल को अगर आप प्रोफेसर बनते हैं तो आप कैसे पढ़ाएंगे। तो टीचर उस हिसाब से एकेडमिक में बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं स्टूडेंट के साथ, बहुत अच्छा अपना इंटरेक्टिव रखते हैं, टीचर और स्टूडेंट के बीच का एक अपना अच्छा बॉन्ड भी हो जाता है।
प्रोफेसर के बीच में, जिसमें वो भी कहेंगे लिमिटेड स्टूडेंट रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की खासियत है कि जितनी सीट्स हैं उतने ही बच्चे रहेंगे, लाइक माइंडेड पीपल हैं वहाँ पे। अगर 20 से 25, 60, 70 इतने ही स्टूडेंट रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो इसका एक यही बेटरमेंट है कि आप अपनी सारे व्यू पॉइंट को वहां रख पाएंगे, सबसे मिलजुल पाएंगे, सारी चीजों को रख पाएंगे, और आगे फर्दर तो स्कोप तो बहुत है इसमें। चाहे आप मिनिस्ट्रीज में देख लीजिए, चाहे आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, सोशियोलॉजी का एक अपना अलग ही पर्क आज के टाइम में है। तो सोशियोलॉजी से रिलेटेड सोसाइटी को समझना, मिनिस्ट्रीज में बैठना, एनजीओ के थ्रू हेल्प करना किसी को, चाहे रिसर्च के लिए आपको आगे बढ़ना हो, उसके लिए भी काफी चीजें हैं जो सोशियोलॉजी आपको देगी। एक मल्टी डायमेंशनल बातें करता है सोशियोलॉजी। तो वही सारी चीजें हैं। बाकी कुछ और भी पोस्ट है, जैसे यूपीपीसी में पोस्ट आता है कमिश्नर सोशियोलॉजी से जो लोग यूजी या फिर पीजी किए होते हैं उनको ही, उनके लिए ही पोस्ट नहीं बना नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। यूपीपीएससी एक एग्जाम होता है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का करवाया जाता है। तो वो है आपका यूपीपीएससी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्टेट वाइज होता है, जैसे एमपीपीएससी हो गया, राजस्थान पीएससी हो गया। ये सारे एग्जाम है जो आप अपना नेट जेआरएफ क्लियर करने के बाद जा सकते हैं। इनफैक्ट अब तो सोशियोलॉजी में ऐसे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स जितने हैं, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के सब्जेक्ट जो कि आपके आईआईटीज में आ चुके हैं, जिससे आपको सिर्फ डायरेक्ट गेट से नहीं जाना है। अगर आप नेट जेआरएफ भी क्लियर कर लिए हैं तो आप उससे भी अपने ड्रीम्ड कॉलेज में जा सकते हैं, जो भी आईआईटीज हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली, कानपुर, आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, इससे भी आप जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट आ चुके हैं, जिसमें से टोटल 6 सब्जेक्ट में से एक सोशियोलॉजी भी है, जिसमें आईआईटी करवाता है अपना पीएचडी। तो बेस्ट ऑप्शन ये भी है कि आप अपनी परस्यू फर्दर स्टडीज के लिए भी आईआईटी लेवल तक भी जा सकते हैं। तो मेरा वही कहना था, असिस्टेंट लेवल कमिश्नर की पोस्ट आती है जिसको मैं जिक्र कर रहा था। यूपीपीसीएस में हम्म पोस्ट होती है जो लोग सोशियोलॉजी में यूजी किए होते हैं उनको ही इस पोस्ट पर अपॉइंटमेंट मिलती है। इसके साथ साथ सीडीपीओ करके एक पोस्ट आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर करके, वहां भी सोशियोलॉजी के लोगों हम्म को अपॉइंटमेंट मिलती है। तो कुछ ऐसे पोस्ट भी है जहाँ पे आप वेरियस स्टेट्स के, अगर पीसीएस में आप बैठते हैं जो कि स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट है, उनके लिए भी आप हम्म सोशियोलॉजी एज सब्जेक्ट परस्यू करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये बात है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात और आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 महीने ही बचे हुए हैं। इज दिस 2 मंथ इज एनफ कि आप, हाँ, 50 टू 60 डेज में प्रिपरेशन कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। हाँ, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 65 to 70 डेज हैं एग्जाम के लिए। तो अगर आपके सिलेबस, सबसे पहले किसी भी एग्जाम को टारगेट करने से पहले आपको अपने सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सिलेबस अगर आपको पता होगा कि जैसे कि कौन सा यूनिट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजों को सबसे पहले ध्यान देना है, तो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं कि, और मल्टीपल टाइम्स आपको एमसीक्यूज, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, मॉक टेस्ट है, अगर लगाएंगे तो उससे बेस्ट ये होता है कि आपको क्वेश्चन समझने का टाइम बाउंडेशन पता चलेगा कि कितने टाइम में आप 75 क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ये सारी चीजों को पता चलता है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यही चाहूंगी कि सिलेबस को मैं एक एक यूज की यूनिट बताऊं कि एग्जाम के पर्पज से कौन सी यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि थिंकर्स वैसे भी मेंशन्ड है नहीं सिलेबस में, तो कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, वो मैं उस चीज को इस चैनल के थ्रू ले आऊंगी कि क्या थिंकर्स पढ़ने चाहिए, क्या नहीं। टाइम बाउंडेशन बताऊंगी, एक क्रिस्प नोट्स दूंगी जिससे बहुत ज्यादा बल्कि ना हो पढ़ने में, टाइम टेकिंग ना हो, जिससे आप तुरंत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए सबको। और फिर उसके बाद ये है कि जितना प्रैक्टिस कर सकता है क्वेश्चंस का, और मैं खुद भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, मॉक्स करवाऊंगी, जिससे प्रॉपर ही अपना एक गाइडेंस के साथ इंसान एग्जाम को इसको क्रैक कर ले जाए। तो बहुत बड़ी डील नहीं है, 70 to 65 डेज बहुत इनफ है कि आप अपनी चीजों को एग्जाम क्रैक कर ले जाए और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज में आप चले जाएं, जैसा आपने सोचा हो। तो अगर जो भी आपने बातें बताई हैं उसको समराइज करें तो पीवाईक्यूज को देख के और सिलेबस को दोनों को एनालाइज करके, अगर आप ज्यादा से ज्यादा बेसिक्स क्लियर करने के बाद एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, जितनी ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एज वेल। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आपके मार्क्स बूस्ट होंगे ही होंगे एग्जाम, तो आप अच्छे खासे मार्क्स ला पाएंगे। तो ये हो कि बाकी अगर कुछ चीज छूट रही हूँ या फिर कुछ और एड ऑन आप करना चाहें नंदिनी, तो यू कैन ऐड। और आई विल रिक्वेस्ट कि एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही आपकी वीडियो लेक्चर्स या फिर जो शॉर्ट वीडियोस आएंगे
जितना जल्दी आएंगे वो उतने ही ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होंगे। और सबके बाद एक बात और भी बताना चाहूंगा मैं कि ये जितनी बातें अभी हुई है, लाइक लेक्चर्स देना, पीडीएफ, उसके बाद से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस या मॉक्स, जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा, वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं। आज के टाइम में आपको 1 रुपए भी, यू विल नॉट हैव टू पे अ सिंगल रुपीज फॉर ऑल दिस कंटेंट्स। ये बिल्कुल भी कुछ आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, बिकॉज जब भी हम पेड कोर्स लेते हैं, अभी नंदनी आपने अपने एक्सपीरियंस भी बताया था कि पेड कोर्स में और आप हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी पेड कोर्सेज़ हैं, चाहे कोई भी पेड प्रमोशंस हैं इन सबसे रिलेटेड सब्जेक्ट के, कि सीयूईटी के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाते हैं। तो उसमें कॉन्सेप्ट से बताने से पहले लोग उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बता देंगे, तो उसको भी बहुत सारा पढ़ना और दिमाग में मेमोराइज़ करना भी इवेंचुअली बहुत टफ हो जाता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हमें हर एक टाइप के स्टूडेंट को यहाँ पे टारगेट करना है। सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तेज बच्चे ही करें और बाकी जो नॉर्मल हैं, जिनकी थोड़ी सोचने की पावर या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की प्रॉब्लम है, उनको हम नज़रअंदाज करते। तो इसके लिए हमें डेली बेसिस पे एक प्रैक्टिस करना पड़ता है, चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करना पड़ता है। रिवीजन इज़ द की, कंसिस्टेंसी है, रिवीजन है, ये सारी चीज़ें ही हमें किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकती है। जैसे कि थिंकर्स को याद रखना, उनके बुक्स को याद रखना, ये आपके डेली बेसिस पे होता है कि आप अगर उन डेली बेसिस पे उनको याद कर रहे हैं। याद करने के बहुत ट्रिक्स होते हैं कि आप थिंकर्स की बुक्स को कैसे क्रोनोलॉजिकली याद कर रहे हैं। आप अगर उनके ट्रिक्स को जान जाएंगे तो आप शॉर्टली समझ जाएंगे कि ये इस थिंकर की थी, उसकी थी, क्योंकि किसी को भी बाय हार्ट या कोई भी टोट लर्निंग नहीं करके आता है। तो सबको कोई सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, कोई ना कोई टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो मैंने अपने टाइम में यूज किया था। मैं बेशक चाहूंगी कि वो एक्सपीरियंस सबको दूं कि मैंने भी हार्डली 2 से 3 महीने में भी सीयूईटी की तैयारी मैंने भी की थी। तो मेरे पास तो ऑब्वियसली मेरे पास तो कोई गाइडेंस भी नहीं थी, जो मैं अपने सेल्फ स्टडी से करती गई। तो मैं चाहूंगी कि और लोगों को जो भी हर्डल्स आ रहे हैं या पढ़ने में स्टार्ट करने से पहले या लेंदी सिलेबस देख के, सबसे बड़ी बात कि सोशियोलॉजी का थोड़ा लेंदी सिलेबस भी है देखने में, बट अगर हर एक यूनिट अपने में को रिलेटेड है कि क्या चीजें जो पहली यूनिट कहेगी वो दूसरे यूनिट से भी रिलेटेड है, तीसरे से भी रिलेटेड है, तो ये सारी चीजों को हम अगर को रिलेट करके पढ़ेंगे तो तभी समझ में आएगा। क्योंकि मैं अपने टाइम में अपने प्रिपरेशन में क्या प्रोज एंड कॉन्स देखी थी कि आपको अपने माइंडसेट को बहुत पॉजिटिव रखना होगा, क्लियर रखना होगा, अपने विजन्स को क्लियर रखना होगा, एक टारगेट बना के चलना होगा कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है। और कंसिस्टेंटली हमें क्वेश्चन रोज ही सॉल्व करने होंगे, जितने भी पीवाईक्यू हैं। मैंने बोला मैक्स टू मैं 5 से 10 ईयर्स के क्वेश्चन आप करें हार्डली, एक अपना रेगुलर टास्क बना लें कि इतना मुझे मैक्स टू मैक्स 4 to 5 अपने आज देने हैं पढ़ने में, क्वेश्चंस लगाने में और डेली बेसिस पे रिवीजन करने पे। और कौन सा हमारे ये आ जाते हैं कि नेगेटिव थॉट्स की, अगर हम मॉक्स दे रहे हैं तो मॉक देने में कभी नंबर कम आ जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने से ये लगता है कि मे बी अंडर कॉन्फिडेंट, अगर ये नहीं आया ये भी आ सकता है। तो अपने पे एक फेथ रखना होगा, एक सेल्फ बिलीव रखना होगा, एक कॉन्फिडेंस रखना होगा कि डिमोटिवेटेड फील ना हो। अगर नंबर कम भी आते हैं मॉक में तो कोई नहीं, नेक्स्ट मॉक देंगे, क्योंकि ये तो फाइनल एग्जाम है नहीं हमारा। तो जितना मॉक देंगे, और मेरा एक स्ट्रेटेजी हमेशा से रहा कि अगर आप जितने क्वेश्चंस लगाएंगे उस क्वेश्चंस को समझो, उनके ऑप्शंस को समझो और उनसे भी रिलेटेड नोट्स बनाओ। तो वो भी बहुत एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में याद करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि इन सब चीजों का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मुझसे जितना होगा कि मैं इन 65-70 डेज में एक अच्छा स्ट्रेटेजी दे पाऊं और एग्जाम क्रैक हो पाए, मैं वो अपना बेस्ट दूंगी इस चैनल के थ्रू। तो मुझे लगता है कि इस सेशन को यहीं तक रखते हैं नंदनी। बाकी जैसे ही वीडियोस आने शुरू होंगे, जो भी एस्पिरेंट इस पूरे वीडियो को देखे होंगे तो उनको बहुत सारी क्लैरिटी वीडियो लेक्चर आने के साथ ही हो जाएगी कि क्या कुछ होने वाला है। जब नेक्स्ट वीडियो में जब भी आप सिलेबस को बाइफरकेट करके उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो ज्यादा और भी चीजों को क्लियर कर देगा। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। बाकी जाते जाते भी बता देते कि नंदनी ने स्टार्टिंग में बताया, बट फिर रिपीट कर देते हैं कि शी इज अ स्टूडेंट ऑफ एमए इन सोशियोलॉजी एट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बनारस यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। बाकी इनका यूजी हुआ था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जो कि वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बीएचयू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो आई होप शी विल बी in a better position to guide you all, or currently she has appeared in UGC net, so hopefully she will clear it as well.
तो कुछ ना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और ठीक-ठाक नॉलेज उन्होंने रखी है। लास्ट में एक एनेक्डोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मैंने साल भर पहले कहा था नंदनी से, बट कहीं न कहीं फिर ये था प्रॉब्लम कि कुछ और थोड़ी नॉलेज रख लेते हैं, थोड़ी और नॉलेज गेन करते हैं और जब एक बार इस फील्ड में आते हैं, कुछ करना ही चाहते हैं तो थोड़े सिस्टमैटिक ढंग से करें। सो दिस वाज़ द रीज़न कि हमने 1 साल तक इसको जिस स्टेज में था वहीं रखा है। बट इस साल में स्टार्ट कर रहे हैं तो होपफुली विल बी डूइंग समथिंग गुड। और एक बात है कि जो कुछ होगा विल बी वेरी मच ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्टली काम कर रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि देयर विल बी फेक प्रॉमिसेस और ये सारी कुछ नहीं होने वाली है, इसलिए मैं बहुत हाँ, इफ इन फ्यूचर कभी कुछ डायरेक्ट पेड कोर्सेज कुछ भी व्हाटएवर विल देयर सारी चीज़ होगी। इस साल ऐसा कुछ नहीं होने वाला एंड इट विल बी once again welcome to our channel Nandani. Okay. Last word if you Thank you so much for having me, and stay tuned with this channel for more information, for more knowledge. आई होप कि मैं इस चीज पे खड़ी उतर रहा हूँ कि मैं 1 साल बाद आने के बाद इस चीज पे एक अपने पोटेंशियल को, अपनी नॉलेज को आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से दे पाऊँ, अपना बेस्ट दे पाऊँ. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. so thank you everyone and see you all in the next lecture of Nandani. Thank you very much.